अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, लगभग 3.5 साल हो गए पीटीआई हुकूमत को एक से बढ़कर एक चैलेंज दरपेश है। IMF के पास ना जाने का नारा लगाया, आज सबसे ज़्यादा गले पड़ा यही IMF का ही चैलेंज है। वज़ीर आज़म ये कहकर पाकिस्तानियों का दिल खुश करते रहे कि उनकी टीम की पूरी तैयारी है। मियां नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में वो सारी बातें ख्वाब जैसी लगती थी, लेकिन वो बातें जब आज याद आती हैं तो आज भी ख्वाब जैसी लगती हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ तक दावा करते रहे हैं कि दुनिया भर से लोग जो है नौकरियाँ ढूंढने पाकिस्तान आया करेंगे, लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान में नौकरियाँ तो दूर, कारोबार भी बंद होकर रह गए। लेकिन आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गिलगित में खड़े होकर एक बड़े मजमे से खिताब में कुछ उसी तरह के अल्फाज दोहराए। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, ज़रा सुनिए। अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया। पाकिस्तान में एक माशी नाइंसाफी है। UNDP की रिपोर्ट है कि जिस सूबे में तेजी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा का सूबा था 2013 से 18 तक। मैं आपके दिन नोट कर लें, आगे आने वाले दिनों में जो टूरिज्म अब बढ़ेगी यहाँ, इससे सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों को होगा। यहाँ आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। लोग बेचारे यहाँ से इतनी दूर दूर जाते हैं नौकरियां लेने के लिए। इंशाल्लाह ये भी वक्त आ जाएगा, यहाँ लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे आपके पास। वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद वही इमरान खान याद आ गए जो डी चौक में एक कंटेनर पर खड़े होकर ये बातें किया करते थे। लेकिन खान साहब ये भूल गए हैं कि अब 3.5 साल हो गए हैं और वो 3.5 साल आम नहीं थे। इसमें सब कुछ था, मौका भी दिया गया, आपकी टीम भी थी, बिला शिरकत गैर और बाइख्तियार मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आप, सारे इदारे आपके मातहत हैं, आप फैसले करने और कानून बनाने में आज़ाद हैं। फिर भी आपकी टीम महंगाई को कंट्रोल करने में कुछ कर नहीं पा रही है। आपकी प्लानिंग के दावे जो हैं वो धरे के धरे हैं। लेकिन आप खुद ही कहते हैं कि पाकिस्तानी माशरे के इस निज़ाम में अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। अब ये दुख किसी आम आदमी को तो सूट करता है, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को नहीं। हाँ, कौम के एहसास करने के दावे ज़रूर हैं और उनके लिए एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 200 से ज़्यादा मंसूबे काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनके असरात महंगाई के पहाड़ को क्यों सर नहीं कर पा रहे हैं। अब 50,000 रुपये से कम आमदनी वालों को राशन खरीदने में 30% रियायत मिलेगी और इस मंसूबे का आगाज़ आज से ही किया जा रहा है। इन मंसूबों और तहरीक इंसाफ की प्लानिंग पर बात करने के लिए वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी साहब लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी रिक्वेस्ट पर आज प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वादा पूरा किया, वादा आपने पूरा किया कि लाहौर आऊँगा तो तुम्हारे साथ प्रोग्राम करूँगा। थैंक्स वंस अगेन। सबसे पहले महंगाई पे मैं बात करती हूँ। आपका वो आपने कर ली ऑलरेडी, अब तो मेरा जवाब देने का टाइम हमसे ही कर दिया। जरा वो बरतानिया वाला मुझे जरा वाकया बता दें। वो बड़ा मीडिया में आया, आप गए, आपको कुछ कहा, घड़ी उतारो, ये उतारो, वो उतारो। मैंने सोचा था सबसे पहले मैंने आपसे इस पे जरूर पूछना है वो क्या था? इतनी वो देखें, वो हम एस्केलेट ज़्यादा हो गया। देखें, मुझे उन्होंने वेस्टमिनिस्टर में बुलाया था, वहाँ के MPs ने जो पाकिस्तानी ओरिजिन या जो भी वहाँ पैदा हुए हैं लेकिन पेरेंट्स पाकिस्तान के हैं, उनका ताल्लुक, उन्होंने दावत पे, उनकी दावत में मैं गया था। तो थोड़ी सी शायद मिसकैलकुलेशन हो गई या मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ से ये हुई कि उनको बताना चाहिए था कि एक फेडरल मिनिस्टर आ रहा है। तो जब हम वो इनका बिल्कुल गेट जैसे एयरपोर्ट जैसी सिक्योरिटी होती है उनके, जैसे हमारे पास भी आप जाते हैं अगर एक आम आदमी तो एक्सरे मशीन है और बैग गुजारने पड़ते। तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि जी आप ये, वो एक जो भी खड़ा था गार्ड, उसको तो नहीं पता कि मैं कौन हूँ, ये सब उतारे। तो मैं गाड़ी और जैकेट तो आई पोलाइटली रिफ्यूज्ड एंड आई वॉकड आउट। मैं गाड़ी में बैठ गया अपनी। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं जी उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। फिर हाई कमीशन साहब की गाड़ी में बैठ के मैं और हाई कमीशन, उनका जो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल वाला गेट है उससे अंदर चले गए। वो किसी ने शायद ट्वीट कर दिया क्योंकि वहाँ 15-17 लोग थे। तो मुझसे किसी ने मीडिया में पूछ लिया कि ये आपने क्यों किया। देखिए, मैं अली ज़ैदी तो नहीं गया था ना, एक प्राइवेट सिटीजन। मैं एक ऑफिशियल ट्रिप पे IMO का इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की इलेक्शन था। उस इलेक्शन के मैं पाकिस्तान 30 साल बाद या 30 साल 91 में लास्ट काउंसिल का मेंबर था। मेंबर तो IMO के हम 1958 से हैं। काउंसिल की इलेक्शन की मेंबरशिप के लिए इलेक्शन लड़ने गया था, तो उन्होंने मुझे अपनी दावत पे बुलाया था वेस्टमिनिस्टर में। अगर उन्होंने मुझे बुलाया था तो फिर उनको एक जो भी वजीर को बुलाते हैं उसके प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। तो उन्होंने नहीं कि हम तो करते हैं जब वो यहाँ आते हैं। तो मैं चला गया। मैं 230 मिलियन की आबादी है, उसमें से मुझे वजीर बनाया गया ना। तो आई एम नॉट अली ज़ैदी, मैं प्राइवेट सिटीजन तो नहीं हूँ। ऑपोजिशन का तनकीद, उनकी तो कपड़े उतार दे रहे हैं। मैं एज ए फेडरल मिनिस्टर गया था ऑफ ए 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो
फिर उन्होंने माफ़रत भी की, वो इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन वो मीडिया में हाइप हो गई, लोगों ने अप्रिशिएट बड़ा किया। जहाज़ में मुझे लोग कहने कि सर ये कोई खड़ा ही नहीं होता। मैं क्यों भीख मांगने नहीं गया था ना, मैं तो उन्होंने मुझे बुलाया मिलने के लिए। अब आप मुझे अपने घर में बुलाएं खाने की दावत पे, और बाहर आपका गार्ड मुझे बोले कि जब बैग की तलाशी होगी और घड़ी उतारें, तो फिर मैं बोलूँगा यार मैं नहीं जाता हूँ। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट वाज। तो आप देखिए, फ़ख्र होना चाहिए पाकिस्तानी होने पे, फ़ख्र होना चाहिए इस बात पे कि आप यहाँ तक अल्लाह ताला ने आपको एक मुकाम पे पहुँचाया। इसके साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, फ़ख्र में और गुरूर में बड़ा फ़र्क होता है, मुझे कोई गुरूर नहीं है, ना मेरी औकात है वज़ीर बनने की। अल्लाह ताला ने इलेक्शन जिताया, 4 इलेक्शन आपको पता मैं हारा हुआ हूँ, आप मेरे इंटरव्यू करती नहीं हैं, 5वां जीता। फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये समझा कि अली ज़ैदी वज़ीर बन सकता है। मेरी प्राइम मिनिस्टर के लिए आई एम आंसरेबल टू द पाकिस्तानी कैबिनेट एंड टू द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल। सो आई वाज रिप्रेजेंटिंग मैं पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करता हूँ। कोई भी जब किसी भी मुल्क का कोई आता है या जाता है, हम तो बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, जाहिर है। तो वो भी उन्होंने बड़े तरीके से अच्छी तरह उसके बाद किया। खाली मिसअंडरस्टैंडिंग शायद थी, बट इट्स ओके, बट दे वर वेरी अपॉलोजेटिक, और आगे खत्म हो गई बात। आपके पास ऑपोजिशन को तो शौक है ना, उनको पता है कोई नहीं उधर था, कोई नहीं यहाँ बैठ के उनको पता था वहाँ क्या हो रहा है 6 घंटे पीछे। सही, मीडिया है ना बताने के लिए सब कुछ। आपके पास बहरी उमूर की वजारत है, किस हद तक आप बेहतरी लाएँ अपनी वजारत में, कि आपकी वजारत मईशत में पॉजिटिव रोल अब तक क्या 3.5 सालों में प्ले किया है? देखें, क्या कर सकते? अब इसके 2 बैरोमीटर्स हैं। अगर आप मुझे हमारी वजारत को कंपेयर करें जो 1947 से लेके, और जब भी पोर्ट एंड शिपिंग डिवीज़न होता था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का, जब वजारत बन गई फिर 2000 में, और उसके बाद मैरीटाइम बन गई, और हमारे 3 साल, अगर वैसे कंपेयर करें तो बहुत हाई मार्क्स अगर मैं खुद भी दूँ तो दूंगा। लेकिन अगर मैं खुद कंपेयर करूं कि मेरे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मैं क्या करना चाहता था, तो मैं अभी गोल्स अचीव नहीं हुए। नहीं, मैंने बहुत सारा काम किया, लेकिन मैं अभी ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल खुश हो गया। मुझे अभी हमें बहुत सारा काम करना है, हम कर रहे हैं। 5 साल और चाहिए? नहीं, 5 साल क्या हो, ये कोई एक दिन में चीज़ 70 साल की गंद ठीक होने वाले नहीं है। आपने सिर्फ पूछा इकोनॉमिकली हम क्या करते हैं। एक छोटा सा फिगर आपको दे देता हूँ कि जब हम आए थे 2017-18 का जो पोर्ट कासिम ने टैक्स भरा था, सॉरी जो नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 2017-18 का, वो था 6.5 अरब रुपए। अच्छा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, टैक्स देने के बाद जो पोर्ट कासिम को बचा था, वो सिर्फ प्रॉफिट था। 2020-21 में तो पोर्ट कासिम ने सिर्फ 8.5 अरब टैक्स भरा है। तो ये पाकिस्तान बिजनेस हो रहा है, बिजनेस 18-19 करोड़ का हमारा, 18-19 अरब का हमारा प्रॉफिट है आफ्टर टैक्सेस के बाद। हमने सिर्फ 8.5 अरब टैक्स भरा है। अच्छा, आप और उसमें जमीन के सौदे वो वाले नहीं हुए जो पहले होते हुए। ठीक है, आपके किसी भी वजीर से पूछ लो, कहते हैं एक फाइल उठाओ उसमें करप्शन, दूसरी फाइल उठाओ उसमें करप्शन। आपके साथ भी ऐसे ये मामला है? मुझे फाइल उठाने की जरूरत नहीं, देख के नजर आता है कि इसके नीचे दे बैठे हुए। नहीं तो है ना, 100% हमने इनहेरिट क्या किया। देखें आपने जो अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दी, अगर फाउंडेशन के अंदर सुराख हुए हो ना, तो आप जितना भी डाल दें उसे नीचे से पानी बह जाना। बिल्कुल। तो जो इमरान खान साहब को जो मईशत, खाली मईशत नहीं, जो पूरा मुल्क मिला था ना, वो उसमें छेद ही छेद हैं, और ऐसे भी छेद हैं जो पता ही नहीं था कि ये छेद है। असल में जब तक आप हुकूमत में नहीं आए आपको पता नहीं चल सकता कि ये यहाँ ये भी हो रहा है। बार देखकर आसान लग रहा था। कॉन्ट्रैक्ट्स में गड़बड़ है, लॉपसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ डील्स की हुई हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ इन द सेंस कि स्टेट के खिलाफ इंडिविजुअल्स या आउटसाइडर्स को बेनिफिट ज़्यादा कर रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। तो ये कोई आसान काम नहीं था। मतलब कि आप लोगों को हुकूमत में आने के बाद अंदाजा हुआ, अगर आप हुकूमत में ना आए तो आते, तो जो डॉक्यूमेंट्स हम देखते हैं हुकूमत में बाहर बैठने वाले को तो नहीं एक्सेस होती उन डॉक्यूमेंट्स की, उसको क्या पता। अभी मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारे गड़बड़ है। आप तो रोज टीवी पे शो कर लें, आपको तो नहीं पता पोर्ट कासिम की या केपीटी के किस कॉन्ट्रैक्ट में क्या गड़बड़ हुई हुई है और क्या क्या आपने डील साइन की हुई है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप टीवी के ऊपर बैठ के नहीं बता सकते। आपको इंटरनली देयर आर इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस। कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के किए हुए हैं, स्टेट ने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, तो स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट अगर हमारी खिलाफ वाली हुकूमत ने भी किए, हमें उन तो करने पड़ेंगे। हम ये तो नहीं कर सकते कि हर वक्त अपनी पॉलिसी बदलें, लेकिन उनके अंदर रहते हुए हमें कुछ ना कुछ पाकिस्तान का भी तो फ़ायदा ठीक करने के लिए चीज़ें करनी होंगी ना, वो हम कर रहे हैं। उसमें फिर ऑपोजिशन आती है। देखें किसी भी चीज़ में जब आप स्टेटस को के खिलाफ जाएंगे आपको ऑपोजिशन आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। स्टेटस को 70 साल से इंट्रेंच्ड है, उनके टेंटिकल्स डीप रूटेड हैं बहुत,
वो आपको पता नहीं चलता कि जो सामने है वो आपके फेवर की बात कर रहा है, आपको मिसगाइड कर रहा है। बहुत डीप स्टडी आपको करनी पड़ती है। देयरफॉर ये जो मुल्क आप कह रहे हैं ना बदल जाए, हमने बहुत चीज़ें, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है, मैं आपको एक और, आपने वजारत की, आप आपने बात की ना $29,000 $29,000 रोज के पोर्ट कासिम में 4 ट्रक रेंट पे लिए हुए थे। अच्छा, $29,000 पर डे रेंट पे लिए हुए थे ट्रक। तो कितने हो गए 10 दिन के 3 लाख। बिल्कुल 10 दिन के $3 $30,000 10 दिन के 3 लाख, तो 1 महीने के $1 मिलियन। तो डॉलर भी बढ़ गए। $1 मिलियन महीने का किराया दे रहे थे आप, किराया दे रहे हमने अब खरीदे, हमारे टैक्स आ रहे हैं, हमने एसेट बनाया, हमने एफिशिएंट। देखिए मेरा काम, अगर ये वजारत हो ना ऐसी जो डायरेक्ट पेट्रोल की वजारत है, तो हम ये चीजें ठीक एफिशिएंसी बढ़ाने बात के लिए बिल्कुल ठीक है कि 3-4 सालों में आप इतना गन साफ, लेकिन जितना किया वो कर भी कोई नहीं सकता था। लेकिन मसला ये है कि आप लोगों ने इतने सब्ज बाग दिखा दिए, 100 दिन में ये कर देंगे, 3 महीनों में ये कर देंगे, 90 दिन में ये कर देंगे, 1 साल में ये कर देंगे। एक्चुअली आप लोगों ने लोगों में इतनी ज्यादा उम्मीद पैदा कर दी कि आते ही पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे तो सब कुछ हल हो जाएगा। देखो ये मेरी बात सुनो, होप अगर मर जाए ना तो कोई चीज, होप होती है तो आखिरी बॉल तक आदमी खेलता है। होप अभी मैं आपको मैं एक यहाँ नेशनल ये मेरी टाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप थी, वो नेवल वॉर कॉलेज में, उधर मुझे बुलाया था उन्होंने आज एज अ चीफ गेस्ट। उसकी जो आखिरी बात मैंने, क्योंकि वो 8-10 बाहर के मुल्कों के भी लोग यहाँ पे, उनके सीनियर नेवल ऑफिसर्स और जनरल सारे आए हुए थे। पाकिस्तान नेवर बेट अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ शर्त लगाओगे हार जाओगे, शॉर्ट टर्म गेन होगा हार जाओगे। इधर सब कुछ है, अगर चीजें ठीक नहीं हुई हो तो फिर उनको ठीक करने में टाइम लगता है। मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ ना, ये आपने मुझे चाय का कप दिया, आपने दिया ना, यहाँ रखा हुआ था, मैंने उठा के पीना शुरू कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिसने भी बनाया, आपके स्टूडियो पे आपसे मुझ पे भरोसा है, तो इसमें अगर आपने कोई दवा डाली हो जिसमें मैं बीमार हो जाऊं, मुझे तो नहीं पता, ये सील तो नहीं है इसकी बोतल की तरह, ये तो खुला पड़ा है, तो मैं तो आप पे भरोसा करके पी गया हूँ। बिल्कुल। तो अगर नहीं करूँ तो मैं क्या बोलूँ, अपने सामने खड़े होकर बनाऊँ? देखें सही है, हर चीज को इस तरह एनालाइज करना। ठीक है, मैं आपकी सारी बातें सुनती हूँ, मानते भी हैं। और ये अच्छा, और दूसरा ये टीवी के ऊपर, माजरत में थोड़ी खता कलामी माफ, ये जो मैं देखता हूँ ये टीवी के ऊपर आके इतना सफेद झूठ बोलते हैं, मुझे कोई इसकी समझ में नहीं आती कि ये किस तरह के। अब वो पीपल्स पार्टी वाला, आप इस मुल्क का हाल क्या है कि आधी काबीना और वजीर आजम एक ग्रीन लाइन का इफ्तिताह कर रहे हैं। मतलब क्या दुनिया भर में बसें खुलती हैं, चलती हैं, बंद होती हैं, वहाँ वजीर आजम। अभी मैं परसों महमूदाबाद नाला, मैं और असद उमर और हमारे बिलाल गफ़ार सारी टीम है, जो हमने कचरा उठाया है और नाले साफ किए, इंक्रोचमेंट साफ किए, रोडें बनाई हैं, हम उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे थे ना एहसन इकबाल कि हमारा मंसूबा है, क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं, आप लोगों को उनको बुलाना चाहिए था, बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था आप लोगों को। एहसन इकबाल की बात को आप सीरियसली लेती हैं ऐसे? ही इज अ पॉलिटिशियन। नहीं, पॉलिटिशियन तो बहुत सारे और भी हैं, उनकी हर एक की बात को इतना, वो तो बिलावल भी है। मेरे लिए, हमारे लिए सब जनाब काबिल इज्जत है जनाब। आप फिर सीरियसली लें उनकी बात को, मैं इन लोगों की बातों को मैं ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ। अच्छा, ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, कोई नो लव लॉस्ट। अच्छा। इन्होंने जो किया है ना वो सारे पाकिस्तान को पता है, इसलिए पाकिस्तानियों ने हमें वोट दिया, अगली दफ़ा भी देंगे। यही मैं पूछने लगी हूँ, 2023 में आप लोग क्या समझते हैं, अगर कोई पीटीआई को वोट लेने में रुकावट होगी, वो क्या मैटर है? महंगाई होगा एक सबसे जो चैलेंज है, हाँ वो महंगाई है सबसे बड़ा, वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई, इन्फ्लेशन। लेकिन वो खाली पाकिस्तान का नहीं है, दुनिया के हर मुल्क का है। जो स्ट्रक्चर्ड डेवलप्ड फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं, वहां से लेके और जो नीचे वाली इकोनॉमीज हैं, सब तक है। वहां पे आप ये जवाब होता है कि जी वो तो इनकम भी उनकी ज्यादा है, तो भैया वहां पे महंगाई भी उसी तरह से ज्यादा है। और यहाँ इनका, वो कहते थे ऐसे नवाज अली जदी कह रहे लंदन महंगा है पाकिस्तान से, तो है, लेकिन हमारे यहाँ महंगाई हर लेवल पे, हर जगह बच्चों की फीस नहीं देनी पड़ती, वहाँ अस्पतालों में महंगी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती, वहाँ सर्जरी के लिए रुलना नहीं पड़ता। मुझे एक बात बताइए, खैर ये जो ज़बरदस्त काम किया पंजाब गवर्नमेंट ने और केपी के गवर्नमेंट ने, ये जो सेहत कार्ड है, हाँ, ब्रिलियंट है, मगर वहाँ पे लोगों ने फिर अस्पताल की दवाएं को पैसे खाए नहीं हैं। जो देखें उनकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो ये नहीं किया कि गटर के ढक्कन भी चुरा के ले गए और लोगों के बंगले उनसे बन गए। वहाँ ये भी नहीं हुआ, वहाँ ये भी नहीं हुआ कि पुलिस करप्ट है। ज़रूर होगी। अमेरिका के अंदर जब मैं 90s में आता था, वहाँ पे या शिकागो के अंदर वो जो पुरानी, वो ऑफकोर्स करप्शन थी,
लेकिन कुछ लोग थे और सिस्टम जो था वो करप्शन के अगेंस्ट काम कर रहा था। यहाँ तो सिस्टम आपको पुश कर रहा था करप्शन करने के लिए। हल्के में जाते हैं, सबसे पहला सवाल लोगों का क्या होता है? आपने 2018 के इलेक्शन से मेरे ख्याल में 2 हफ्ते पहले या शायद इलेक्शन से 10 दिन पहले मेरे हल्के में आके आपने आके और मेरे हल्के में प्रोग्राम किया था। मैं आपको फिर दावा दे रहा हूँ कि आप कराची आइए तो उसी जगह खड़े होकर उसी हल्के में प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल लोग ये कहेंगे कि जी महंगाई का इशू है या जो इस तरह के इशूज़ कोई गवर्नेंस के हैं, लेकिन आपको लोगों को मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो जो प्राइम मिनिस्टर के ने जो SDG फंड्स दिए हैं उसमें मैंने रोडें कितनी बनवाई हैं। मैंने 40 साल से रोडें नहीं बनी हुई थी, वो कितनी बनी है, पार्क्स कितने बने हैं, नाले कितने बने हैं, पानी का कैसा निज़ाम ठीक हुआ है, जो अपने SDG फंड से किया है। और ये बाकी जो बड़े बड़े नाले वो ठीक है। सो देयरफॉर देखें पूरी तरीके इंसाफ आपको अली जैदी नहीं लेके चल रहा, ना ही पूरे चीज की जिम्मेदारी, हर जिम्मेदारी अली जैदी के कंधों पे। आप मुझे बताएं, इस्लामाबाद का रास्ता पंजाब से गुजरता है? पंजाब से होते हुए आप इक़्तिदार तक पहुंचते हैं, वानोसब तक पहुंचते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर बुज़दार साहब ने क्या हाल कर दिया, यहाँ पर कितने यहाँ पर IGs बदले, कितने चीफ सेक्रेटरीज बदले, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर क्या है। आपके तो अपने लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं बुज़दार पे। देखें, बुज़दार साहब ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि जो एक्सपेक्टेशंस थी जो इमरान खान साहब की और हमारी PTI से थी, वो उनके सामने जो चैलेंजेस है ना वो उससे एक्सपेक्टेशन से भी बड़े थे। सो गिव द मैन क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। इन 3.5 सालों में एक दफा भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि सही चॉइस नहीं थी ये? किसकी? ये मेरी चॉइस ही नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर की चॉइस है। व्हाटएवर, प्राइम मिनिस्टर पूरी तहरीक इंसाफ है ना। आप लोग किससे बिलोंग करते हैं? मैं तो PM ने बनाया वजीर, तो मैं बनाऊं ना। वैसे तो आप बहुत ब्लंट हैं। मैं ब्लंट हूं, मैं अभी भी ब्लंट हूं। मैं कह रहा हूं थिंग्स कुड हैव बीन बेटर। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं अपने बारे में आपको, मेरी वजारत है, मैंने आपसे कहा कि इट कुड हैव बीन बेटर। हर जगह बेहतर हो सकते हैं, लेकिन यू हैव टू लुक एट सारी डायनामिक्स को देखते हुए वो जो PM साहब ने फैसला किया। बुज़दार साहब कम से कम मेरे साथ तो हमेशा एक्सेसिबल रहे हैं। मैं जब भी लाहौर आया हूँ व्हाटएवर, और मैंने जैसे आपसे कहा वो सेहत कार्ड ज़बरदस्त काम किया है। और उनको भी जो भी विरसे में चीज़ें मिली थी, वो एक ब्यूरोक्रेसी, आप कहते हैं जी IG बदल गए, ये वही शहर है जहाँ पे खड़े होकर मॉडल टाउन में गोलियां मारे जा रहे थे, वही पुलिस वाले थे। सिस्टम करप्टेड है यार। KPT के अंदर 1988 में, सुने ना, 1988 में बीबी शहीद साहबा बनी, उन्होंने 400-300 पता नहीं लोग भर्ती करवा दिए। वो अब 20 ग्रेड में 18 ग्रेड में पहुंच गए। आप 900 खुल के भर्तियां हुई, 5000 आदमी की जरूरत ही नहीं है। लाहौर की गलियों में थड़ों पे चलें, लोग शहबाज शरीफ को याद करते हैं। इसकी वजह मुझे बता दो। याद करते हैं लेकिन वोट उन्होंने डालना, वजह बता देना, वोट उन्होंने भले को डालना। कितनी थिन मेजॉरिटी आप लोगों की? पंजाब सिर्फ लाहौर ही है। कितनी थिन मेजॉरिटी है पंजाब में आप लोगों की? ओहो, लाहौर के अलावा पंजाब नहीं है? बिल्कुल है। तो आप देखिएगा ना फिर इलेक्शन में। तो अभी क्या, तो इलेक्शन आएगा उस वक्त देंगे जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। जवाब तो मैं इलेक्शन में दूंगा। इलेक्शन में जब जाएंगे आपने तो अपने सिंध का, कराची का जवाब देना है ना, आपको अपने हल्के का जवाब देना है। आप मुझे बताएं वो 14 साल से जो वहाँ डाकू बैठे हुए सिंध के ऊपर, उनके ऊपर एक प्रोग्राम तो करे ना। उनके साथ हम करते हैं प्रोग्राम। मतलब वो उनके MNAs डायरेक्ट मर्डर्स में इन्वॉल्व हैं इसमें। अच्छा, EVM, ये कितनी, ये वो इमरान खान है जो अपनी हुकूमत में खुद कहते हैं कि इलेक्शन मैंने ट्रांसपेरेंट करना। अगर सिंध के लोग लुट गए, मतलब कि उनको लूट के खा लिया गया, फिर इतने अरसे से क्यों वहां के लोग वोट दे रहे हैं? सुनना चाह रही हूँ। मैं आपको सीधा जवाब दूं, ब्लंट हूं ना? बिल्कुल। जो अल्ताफ हुसैन मार के लोगों को कराची में फिर भी वोट पड़ता था ना, बिकॉज कोई चॉइस नहीं थी। हम एक चॉइस बन के आप तो बने ना, चॉइस थे। हम इसी तरह अगली दफा अंदरून सिंध भी हम ही चॉइस बनेंगे। अच्छा जी। जो अल्ताफ हुसैन कराची में करता था ना, वो जरदारी और कंपनी अंदरून सिंध में करते हैं। वो एक मुझे कहते हैं लोग, मैं बता दूं। अच्छा मेरी बात सुन लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया। हाँ। कहना नहीं चाहिए, चलें। मुझे लोग कहते हैं ना सारी पार्टी वाले के, अली भाई आप हमारे साथ सिंध के दौरे पे चले। मैं 1-2 दफा गया, मैं खुद अवॉइड करता हूँ जाना। क्यों? जो उधर खड़े होंगे ना लोग हमारे साथ, उसमें 1-2 लोग होंगे जो पढ़े लिखे लोग होंगे खड़े होके और कुछ करना, वो जी उनका तो ज़मीन का पानी बंद होगा, उनके भाई बकरी चोरी के इल्ज़ाम में अरेस्ट होंगे, उन पर जाली FIR कटेंगी। मेरे पास तो इख्तियार नहीं है सिंध में जाके करने का कि मैं उनको छुड़वाता फिरूँ। मैं उनके भले, ये जालिम लोग हैं,
ये वो उज़ैर बलोच इनकी पार्टी का नहीं, वो JIT तो पढ़े, मैं लेके आया था आपके साथ प्रोग्राम किए, पढ़े तो सही, इसमें लिखा क्या है। ये जो उमनी ग्रुप की कौन सी वो JIT जो बनी थी, जस्ट रीड इट। मेरी तो इसकी समझ में नहीं आती कि पचाता कौन है। मतलब आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि इस मुल्क में कानून, वो जो, मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन मैं जब पढ़ता हूँ ये बैंक अकाउंट डिटेल्स भी दी हुई हैं, वायर ट्रांसफर भी दिया हुआ है, सारा दिया हुआ। फिर आसिफ ज़रदारी का अमेरिका का फ्लैट मैंने निकाल के सारी दुनिया में दे दिया, वो अभी भी वो कहते थे वो है ही नहीं। यार इसका मैं क्या, मेरी बात सुने, मैं खुद तो कानून नहीं पूरे सिंध का, कराची का हाल सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, जो आज आप लोगों के साथ इत्तेहादी बने हुए हैं ना यार। आप 3 साल में उनका कितना हाथ है, मुझे इस चीज का जवाब दे दें। मेरी बात सुने, आप मुझसे कह रही हैं कि 3 साल में 70 साल का हिसाब दो, मैं 3 साल, तो आप 14 साल से सिर्फ 14 साल का हिसाब मांग रहा हूँ मैं, वो तो दे रहे हैं। आज इत्तेहादी जो बने हुए उनसे कोई हिसाब मांगे। देखिए एक MQM के जो गड़बड़ वाले लोग थे वो चले गए लंदन में, वो गायब हो गए, वो खत्म हो गए। दफ्तर खोल दें उनके, किसके MQM वाले पे दफ्तर खोल देना, अगर सब कुछ बदल गया है। अरे जो भी उनके इश्यूज हैं वो हैंडल होके उनके दफ्तर, हमने तो उनसे वो तो हर दूसरे दिन धमकी देते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, तो हर दूसरे दिन नाराज रहते हैं। धमकी नहीं होती, नेगोशिएशंस होती है, पॉलिटिक्स होता है, गेम ऑफ एडिशंस और गेम ऑफ नेगोशिएशन। चलिए 3.5 सालों में नेगोशिएशंस होनी चाहिए, दफ्तर खोलने हैं कि नहीं खोलने हैं, ये तो आप लोगों ने उनको इत्तेहाद में शामिल जो इसको देख रहे हैं वो करेंगे, मैं इस कमेटी में मैं हूँ नहीं। ठीक है, बल्दियाती इंतखाबात को लेकर जो तरमीम हुई है, क्या एतराज़ात हैं आप लोगों को सिंध में? हाँ, आपने पढ़ी है? मैंने पढ़ी। मैं एतराज पूछ रही हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको। ये 5 और मैं 6 हम इलेक्ट हो गए जी, एक डिस्ट्रिक्ट से इलेक्ट हो गए। तो ये इसने इलेक्शन लड़ाई नहीं है, या कि हम में से 4 को खरीदेगा और आके नाज़िम बन जाएगा। इलेक्शन देखें, कराची जैसे शहर को ना, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, ये बड़े शहर हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से मेयर लाना चाहिए। इख्तियार तो उसको दें, वो मेयर तो झाड़ू नहीं खरीद सकता, वो कराची का क्या करेगा जो आप में बना के दे रहे हैं, सारा इख्तियार। ये 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व कर दिया, भाड़ चूल्हे में उन्होंने किया, सारा इख्तियार तो CM हाउस में। मैंने इनसे जब नेगोशिएशन हुई थी, ये मैं कहना चाहता हूँ, इनसे वादा किया हमसे, असद उमर भी थे फेडरल मिनिस्टर, मैं भी था फेडरल मिनिस्टर, अमीनुल हक भी थे फेडरल मिनिस्टर, खुद CM साहब ने वादा किया, 2 उनके वजीर, FWO के हेड, NDMA के जनरल, कोर 5 सारे बैठे थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कि जी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये मैंने उनका, मेरी एक मेरी इनसे रिक्वेस्ट थी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध वाटर बोर्ड, नो सर, डिवॉल्व करें, डिस्ट्रिक्ट पे लेके जाएं इसको, कम से कम रीजन पे तो ले जाएं। सूबाई हुकूमत के पास ही है, आज तक तो नहीं है ना, क्योंकि ये माल बनाने का तरीका है। वादा किया था मैं 1 हफ्ते में कर दूंगा, ये हफ्ता पता नहीं किस लम्हा का, कितने दिनों का हफ्ता है। बेवकूफ़ बनाने में मास्टर है। देखें अदालत जाएंगे आप लोग, हम मेरे ख्याल में जो ये लॉ है इसके ऊपर तो कोर्ट में चला गया। खुर्रम शेर जमान जो हमारे MP हैं, इस संडे को हम एक बड़ा पीसफुल और बड़ा प्रोटेस्ट हम करने लगे असेंबली के सामने। मैं खुद जाऊंगा उस प्रोटेस्ट में, इस बिल के खिलाफ। अगर कानून तो बन गया ना, जिस तरह आप लोगों ने बना लिए, ऑपोजिशन चीखती रहेगी, चिल्लाती रहेगी, हमारे मेरी बड़ा चिल्लाती रहेगी, सुन लेना। टोटल इनको हमेशा कहा बैठ के, मेरे 3 बिल्स पास हुए इस ज्वाइंट सेशन में। 3 1.25 साल 1.5 साल वो नेशनल असेंबली की कमेटी में गए, वहां से फिर नेशनल असेंबली की कमेटी मेरी जो है उसको आमिर मक्सी साहब चेयर करते हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के हैं। उन्होंने वो बिल इंट्रोड्यूस कराए थे हाउस में, वो वहां से पास हुए, सेनेट में गए, सेनेट वालों ने ऐसी खाम टींटी पापा लगाई, हमने जॉइंट हाउस में पास अच्छा, अदालत में आप जा रहे हैं, डिस्कस ही नहीं किया हमसे। हमारे सिस्टम का तो आपको पता ही है। MQM ख्वाजा इजहारुल हसन साहब कह रहे थे कि 2013 की उन्होंने एक बल्दियाती इंतखाबात की वो दी हुई है तरमीम, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है उन्होंने इसके ऊपर। तो सुन लेना, तो फिर आप लोगों को ऐसे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए जिसमें बाइख्तियार ही नहीं है। अभी वो फैसला हम करेंगे जब हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन हम इनको खुली छुट्टी भी नहीं दे सकते ना, तो हमें बैलेंस करके देखना होगा करना क्या। हम ये होने नहीं देंगे। इन अदर वर्ड्स आपको एक्सेप्ट करना ही करना, हम नहीं करेंगे। आप देखें हम क्या करेंगे, ये हम चेंज करवाएंगे। क्या चेंज करवाएंगे? कानून में हम नहीं बताए ना कैसे करवाएंगे, कानून तो बन गया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। पब्लिक प्रेशर भी कोई चीज होती है, पब्लिक के लिए कानून बना ना। आप लोगों ने पब्लिक प्रेशर कितना को ले लिया? मुराद अली शाह के लिए बना है क्या कानून, या पब्लिक के लिए बना है? तो ये EVM किसके लिए? ऑपोजिशन क्या कह रही है, EVM किसके लिए? EVM किसके लिए? EVM में ट्रांसपेरेंसी आएगी पूरे पाकिस्तान दुनिया में। या आप लोग कह रहे हैं यार क्या मतलब है? हम उनको कह रहे हैं आप चेक कर लें, चलें आ जाएं, EVM मशीन लगाते हैं, आप अपनी मर्जी से चेक करवा लें,
तो ये बल्दियाती इंतखाबात पे डेमो आ जाएगा ना सामने। तो कराए ना चेक। हाँ तो होगा ना यार, पहले खुद तो अंदर आके चेक कर लेना इलेक्शन कमीशन में। हमने कब मना किया? हमको छुपा थोड़ी ना है। वो तो तनकीद बरा तनकीद नहीं होती, तनकीद बरा इसलाह होनी चाहिए ना। हम अगर तनकीद कर रहे हैं इनको, हम तो कह रहे हैं कि डिवॉल्व करो और पावर तो नीचे लोगों को। आप कह रहे हैं जी सारा का सारा हमने सीएम हाउस में रखना है, तो हम तो उसको कंटेस्ट करेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि सारा का सारा कंट्रोल ईवीएम का इमरान खान साहब के हाथ में होगा, बटन दबाते रहेंगे। नो, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, रिजल्ट जल्द दिया, हर इलेक्शन में आके रोते हैं रोज। लेकिन ऑपोजिशन के साथ बैठ के उनके साथ मामला तय करके आप लोगों को कानून साजी करनी चाहिए थी। कहाँ की है? कहाँ की है? हर एक से बात की। उनकी मुसीबत क्या है? लियाकत को कैसे लेके आया? उनकी मुसीबत मैं दरखास्त की मैं लेके आया। वो तो नहीं आना चाह रहे थे। नहीं, मैंने उनसे दरखास्त की तो वो लेके आया। मैं खुद जाती तौर पे मैं उनको लेके आया था। वो कहते हैं मुझे कुछ दे के आप लियाकत को फोन पे लें और पूछें इनको कौन, अभी फोन पे लें पूछने कौन लेके मैं लेके आया। हाँ वो इसीलिए तो पूछ रही हूँ क्या मैं दरखास्त करके लेके आया था। मैंने उनसे कहा कि आमिर हमें समझाया, उनकी जो यार पॉलिटिक्स है, अगर उनकी कोई ग्रज था, असल में उन्होंने पीएम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे किया, जज्बाती आदमी है कि आप मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहे, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। उनकी कोई बातें ठीक थी तो ठीक होगी, बात अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कहा था मतलब कि वो अगर अपने राय का इजहार इस तरह करना चाहते हैं तो उन्होंने, मुझे तो उस सवाल का जवाब चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ क्या दे के लाया। वो कहते मुझे कुछ दे के लाया गया। दुआ। ये कोई डिप्लोमेटिक सी बात कर, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उनसे बात की बैठ के, मैं दुआ दे, कल रात भी मेरे लाहौर में उनसे बात हुई, मैं इधर आया हूँ ड्राइव करके। वो मेरी पार्टी का ऐसा है। हाँ। अगर कोई नाराज है तो इसका मतलब तो नहीं कि मेरा दुश्मन है। हो सकता है मैं नाराज हो जाऊँ कभी, लेकिन जरूरत के वक्त पर काम तो उन्होंने आना होता है ना। नहीं, उसके हमारे वोट सिर्फ एक वोट तो नहीं था ना। वो आज कोई मेरी बात 8-10 वोट से ज्यादा थे ना जॉइंट हाउस में। वो तो शुरू से ही नाराज हैं आप लोगों से। प्यार का रिश्ता है, शुरू से नाराज है। प्यार का रिश्ता है उनसे भी। काफ लीग आप लोगों से नाराज रहती है, उनसे भी प्यार का रिश्ता। सारे सब आपसे नाराज है। जिससे प्यार अगर नहीं नाराज एक लोग तो आप एक दूसरे से नाराज नहीं, वो भी बड़ी नाराजगी है वैसे अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी साहब मेरे साथ थे। थैंक यू सो मच। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अवाम कहते हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है, जवाब आता है कि महंगाई इंटरनेशनल मसला है। अवाम पूछते हैं बिजली और गैस की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, तो जवाब आता है हमारे यहाँ दीगर ममालिक से कीमतें कम हैं। अवाम जब पूछते हैं आटा, घी, चीनी और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ है, तो जवाब आता है अमरीका और लंदन में महंगाई हमसे ज़्यादा है। अवाम कहते हैं कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, तो जवाब आता है कोरोना वबा की वजह से ऐसा हुआ है। अवाम जब कहते हैं कि टैक्सेस की भरमार ने ज़िंदगी जेरन कर दी है, तो जवाब आता है निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए टैक्सेस देना ज़रूरी है। जब अवाम कहते हैं कि रिलीफ मिल नहीं रहा और कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं, तो जवाब आता है पिछली हुकूमतों के कर्ज़ उतारने के लिए हमें मज़ीद कर्ज़ लेना पड़ रहे हैं। जब अवाम कहते हैं कि करप्शन बढ़ चुकी है, रिश्वत का कल्चर परवान चढ़ है, तो जवाब आता है वज़ीर आज़म ईमानदार है। गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई, जिसके बाद हुकूमती वज़रा ये दावा कर रहे हैं कि महंगाई कम हो जाएगी, मगर हुकूमती दावों के बरक्स एशियाई तरक्याती बैंक कुछ और ही कह रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से जारी एक एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह में इजाफा होगा। महंगाई बढ़ने की वजह से उन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफा और आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों में इजाफा करार दिया है। एक तरफ ADB एशियाई तरक्याती बैंक आने वाले दिनों में महंगाई होने का इंदिया दे रहा है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने IMF की शराइत पर पूरा उतरने के लिए मिनी बजट लाने की तैयारी कर ली है और इस मिनी बजट के ज़रिए अरबों रुपए के नए टैक्सेस लगाने की मनसूबाबंदी भी की जा रही है। अब अगर मिनी बजट आ जाता है तो इसके बाद महंगाई की परवाज़ जो है ये आसमान की बुलंदियों तक पहुँचेगी और गरीब तबका फाकों की नौबत तक पहुंचेगा। गुर्बत कम करने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को करना क्या चाहिए, मैं बात करूंगी। मुझे माहिर मौशा डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जब पेट्रोल महंगा होता है तो ज़ाहिर बड़ी तनकीद करते हैं सब लोग हुकूमत पे, टेलीविज़न टॉक शोज़ में भी बड़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आम आवाम भी बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। चले 5 रुपये फ़ी लीटर कम हो गई है, इस चीज़ को अप्रिशिएट तो करना चाहिए। इसमें हुकूमत का कमाल क्या है और इससे क्या महंगाई वाकई कम होगी? क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपया लीटर भी बढ़ जाता है तो हर चीज़ को जो है ना वो पर लग जाते हैं, हर चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। अब 5 रुपया अगर कम हुआ है तो महंगाई कम होगी क्या?
देखिए, आने वाले महीनों में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, इसमें किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। ये जो कमी की है ये 15 रोज़ के लिए है, लेकिन अगर आप इसकी तफसील में जाएं तो आलमी मंडी में जो कीमतें कम हुई थी उसका पूरा फ़ायदा हुकूमत ने आवाम को मुंतकिल नहीं किया है। अच्छा। बल्कि टैक्स चोरी के नुकसानात को बदस्तूर जो है वो पूरा कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत वगैरह से। क्योंकि एक तो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाया है, दूसरे जीएसटी भी उन्होंने बढ़ाया है पिछले वक्त के मुकाबले में, यानी ये पूरी कमी का फ़ायदा नहीं पहुंचाया, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन पेट्रोल लेवी तो अभी कह रहे हैं कि 4 रुपए अभी हर महीने बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने 30 रुपए तक लेके जानी है। डॉक्टर साहब, तब क्या बनेगा? देखिए, वो तो हमारे बजट में इन्होंने 610 अरब रुपए मंजूर किए थे। हाँ, अगर आपको याद हो, बिल्कुल। और उसी में 30 रुपए रखा गया था। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जी या तो IMF की शराइत है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। IMF की शराइत नहीं है, खुदा के लिए आपकी अपनी हरकतें हैं। जब आपने 610 अरब रुपए रखा पेट्रोलियम लेवी में 12 महीने में, तो 50 रुपए महीना बनता है। अब IMF कह रहा है जी 7 महीने हैं तो आप 350 अरब रुपए ले आए, तो उसमें IMF कहाँ से आ गया? ये अपनी हमारी जो पॉलिसियां हैं वो बुनियादी तौर पर है अशराफिया की नहीं, तो मईशत है। 610 अरब का जो हुकूमत ने रखा था, ये खुद की सोच से रखा था, खुद की प्लानिंग से रखा था। IMF का इसमें कोई रोल नहीं था। IMF का प्रोग्राम तो जनाब मुअत्तल है फरवरी 2020 से, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इन्होंने जो डिस्काउंट रेट कम किया था और जिसकी वजह से जो है ना वो IMF का प्रोग्राम मुअत्तल रखा, डिस्काउंट रेट कम किया था दुनिया में सबसे ज्यादा। वो मार्च से जून 2020 तक आपको याद होगा 13.25 से इन्होंने 7% पे ले आए थे। तो ये कमी की इसलिए थी कि आप IMF के प्रोग्राम से बाहर रहे और इन्होंने 20 महीने तक अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाया। आपने देखा फिर बेतहाशा कर्जे लिए गए बैंकों से, जिससे तिजारती खसारा आसमान पे पहुंचा। करंट अकाउंट डेफिसिट 14 अरब डॉलर की तरफ जा रहा है और सिर्फ मई से अब तक 28 रुपया डॉलर में कमी हुई है। और लेकिन आपने देखा कि जैसे ही IMF का प्रोग्राम मंजूर हुआ, स्टेट बैंक ने जो है डिस्काउंट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ये तो वाज़ेह है कि आपने उसके प्रोग्राम को मुअत्तल इसलिए रखा था 20 महीने तक, जिससे मईशत तबाह हुई। और सबसे बड़ी तबाही जो थी वो ये थी कि आपने जून में जो मुज़ाकरात होने थे उसको मुलतवी कराया अक्टूबर में, और जो रोज 2 दिन में फैसला होना था वो आपने कई हफ्तों में किया, जिससे मईशत में जो तबाही आई है। सब मिनी बजट में जो कह रहे हैं कि नए टैक्सेस लगाने हैं, अब नए टैक्सेस उन लोगों पे लगेंगे जो ऑलरेडी मेरे जैसे आप जैसे लोग टैक्सेस दे रहे हैं। अब सवाल जिनसे कोई ये पूछे कि आप टैक्स नेट का जो दायरा कार है उसको आप कितना बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ाने की जरूरत है, ना कि हमारे जैसे लोगों पर टैक्स लगाए जाना। देखिए, आपने तो बिल्कुल सही हल पेश कर दिया। मैं आपसे बता दूं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जनरल सेल्स टैक्स हैं जो आवाम के ऊपर जाएंगे। लेकिन मैं एक जुमला आपको ज़रूर बता दूं, ये अशराफिया को नवाजने के लिए अगर कानून तोड़ना पड़ता है तो हम कानून तोड़ते हैं। आवाम को कुचलने के लिए अगर कानून तोड़ना पड़ता है तो हम कानून तोड़ते हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह है। अब मैं आपसे बता दूं कि ये जो कुछ कर रहे हैं, आपको याद होगा, मैं हल पेश कर रहा हूँ आपको। ये जो बोझ है ये तो आवाम पर जा रहा है, मगर इसका हल क्या है? देखिए, 2019 में तहरीक इंसाफ एक टैक्स एमनेस्टी लेकर आई थी। उसमें जो टैक्सों की शरह थी वो दुनिया में कभी भी इससे इतनी कम शरह पे नहीं दिए गए, ना पाकिस्तान में। ये हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया कि आप 1.5% टैक्स देकर अपनी प्रॉपर्टीज़ को चोरी के पैसे की है रेगुलराइज करा लें। मगर एक कानून बना था उसके अंदर, जो इश्तहार भी दे दिया गया था कि FBR को ऑथोराइज किया गया था कि जिन लोगों ने इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया और जिनके असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जो हुकूमत के कंट्रोल में हैं और जिसकी तफसीलात हुकूमत के रिकॉर्ड में मौजूद हैं, वो कहा गया था हम उनसे वसूल करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था हम उनका क्रैक डाउन करेंगे, क्योंकि उन असासों की डिटेल्स हमारे पास हैं। मैंने रिसर्च करके बताया कि आपको 900 अरब रुपया मिल सकता है। और अगर आप ये कानून को ना तोड़ें तो ये 900 अरब रुपए आप चोरों से ले लें और आवाम पर ये मिनी बजट ना लाएं। मैं क्यों कह रहा हूं कि 6100 अरब का हमारा टारगेट है इस माली साल का, और 270 अरब हम मिनी टैक्स में अपना टारगेट रखने जा रहे हैं। इज दिस प्रैक्टिकल? देखिए, बात ये थी कि पहले तो हम ये समझ लें कि 6100 अरब रुपया का हमने हदफ, रिवाइज हमारा हदफ है। और हमारी जो पोटेंशियलिटी है, जो सब दुनिया मानती है, प्राइम मिनिस्टर भी मानते हैं, वो है 11,100 अरब रुपया। तो ये जो 5,000 अरब रुपए शॉर्टफॉल है, ये इनकम टैक्स की मद में है, यानी मालदार लोगों से हम टैक्स नहीं ले रहे। उस नुकसान को हम पूरा कर रहे हैं जनरल सेल्स टैक्स से, बिजली के नरखों से, पेट्रोल के नरखों से। यानी मालदार लोगों से कानून तोड़ के या कानून नहीं बनाकर आप टैक्स नहीं ले रहे 5,000 अरब रुपया।
और लोगों पर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस, ये वो तबाही है। अशराफिया की मईशत, बेसाखी की मईशत जब तक रहेगी, इस किस्म की नाइंसाफी और जुल्म होते रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये जो अवाम मिनी बजट आ रहा है, अगर कानून पर अमल करें, मैं उसकी मिसाल आपको दे दूं, एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में लगा हुआ है, हुकूमत को पता है, उसने टैक्स एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, चोरी का पैसा है, उस पर टैक्स लेते में क्यों शर्माते हैं? यानी आप करोड़ों रुपए लोगों को, 22 करोड़ आवाम के ऊपर तो टैक्स डाल रहे हैं। उस चोर को जो खुद कहता है कि ये मेरा चोरी का पैसा है, मैंने इनकम टैक्स डिक्लेयर नहीं किया, उसमें आप कौमी स्कीम है उसको एक खत लिखेंगे, सिर्फ 2 लाइन का, कि जी कानून के तहत आपने एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, ये आपका जो 1 करोड़ रुपया इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं है, हम आपसे टैक्स ले रहे हैं उसके मुताबिक, और आप नहीं देंगे तो हम ये आप इसको कैश नहीं करा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मौशा डॉक्टर शाहिद हसन साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 16 दिसंबर का जब दिन आता है, सानेहा-ए-आदमी पब्लिक स्कूल की याद आ जाती है। वो अजीम कुर्बानियाँ जो मासूम तालिब इल्मों ने देकर मुल्क से दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया, 132 फूलों के उस गम को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन इसका दर्द कई माह बाद उस वक्त कम होना शुरू हुआ जब सानेहे में दहशतगर्दों के हाथों ज़ख्मी होने वाले बच्चों ने दोबारा से वही सब्स कोट पहनकर मुस्कुराना शुरू किया। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नाज़रीन दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, ऐसा लगता है कि जैसे कल की बात है, जब भी 16 दिसंबर आता है, 7 साल हो गए हैं, तो वो सारे गम, वो सब कुछ ताज़ा होना शुरू हो जाता है। हम तो खैर उस तरीके से महसूस नहीं कर सकते, जिनके बच्चे, जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए, जिन माओं ने इस आस्ते से तैयार करके बच्चों को भेजा था कि वो मुस्कुराते हुए चेहरे दोपहर में वापस जब आएंगे फिर देखेंगी, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और हो गया। इस वाक़े के बाद आज हम कितना मजबूत हैं। आज दहशतगर्दी का मुकाबला तो ये कौम पिछले 20 सालों से कर रही है जनरल साहब, लेकिन इक्का दुक्का वाक़यात जो आज हो रहे हैं, क्या इससे हम कह सकते हैं कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा तो नहीं हुआ, और वो शायद उस वक्त तक ना हो जब तक कि इन लोगों को बाहर से एक, आप कह लीजिए कि प्रोटेक्शन हासिल है, कोई जगह मिली हुई है जहां ये बैठे हैं, ये एक अलमिया है। और दूसरी तरफ ये भी है एक अलमिया कि हमारी अपनी सफ़ों में छुपे हुए लोग हैं। जैसे जब दरबे अज़्ब लॉन्च की गई तो ये लोग बहुत सारे भाग के अफगानिस्तान चले गए। बाद में कहना शुरू किया कि जनाब ये अब महाजिर हो चुके हैं, महाजिरीन को पाकिस्तान वापस आए। उनकी आड़ में या उन्हीं में वो लोग शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, जो यहाँ आके टेररिज्म भी करते हैं। तो इन हालात में हमारे लिए ये किसी को उंगली से ये बता देना कि ये दहशतगर्द है, वो मुमकिन नहीं होता। चेहरे से पता नहीं चलता, लेकिन आप ही के सफों में, आप ही के घरों में दाएं बाएं रहते हुए लोगों में से कोई ना कोई ऐसा अमल कर रहा होता है। तो वो तो तमाम, जब तक पूरी आबादी सब लोग इस पे तावन न करें, ये मुश्किल हो जाता है कि आप किसी को पिन पॉइंट कर सकें कि ये दहशतगर्द और उसको सजा दे सकें। तो ये एक मुश्किल अमल है, लेकिन बारसूरत ये चलता है, चलना चाहिए। असल चीज ये है कि जहां हम सानिया पेशावर ATS की बात करते हैं, हमें बड़ी हमदर्दी है। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे थे, हमें जो कुछ भी मुल्क कर सका उनके लवाकिन के लिए किया, क्योंकि बच्चे वापस नहीं आ सकते, कोई भी गया हुआ वापस नहीं आ सकता, तो दुख तो वहीं रहता है। उसका मदावा करना बड़ा मुश्किल है उस दुख का। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम पूरे मुल्क का नहीं सोचते। मेरी नजर में तो बेशुमार वो बच्चे हैं जिनके बड़े उठ गए, मारे गए दहशतगर्दी में, और वो यतीम है और उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही मैं कई लोगों को देखता हूं जो बच्चों को अब लेके फिर रहे हैं, माएँ लेके फिर रही हैं कि उनको कहीं पनाह मिले, उनको कहीं दाखिले मिल जाए स्कूलों में, कुछ हो जाए उनका। तो ये एक मुश्किल वक्त उनके लिए जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त है। और इसके साथ साथ मेरी नजर में वो भी
पाकिस्तान आर्मी के जवान और वो लोग मौजूद हैं जिनके आजाद चले गए, और वो हजारों के हिसाब से वो लोग हैं जिनकी जिंदगियां बेकार हुई पड़ी हैं और उनकी जिंदगियों को कारआमद बनाने के लिए पाकिस्तान आर्मी स्ट्रगल कर रही है। उनके आजाद नहीं है, ना वो कमाने के काबिल है और ना ही सिर्फ अपनी जिंदगी वो किसी ढंग पे गुजारने के काबिल है। तो ये एक बड़ा मुश्किल वक्त उनके लिए है। तो हमें ये चीज देखनी होगी कि यहाँ पे सिर्फ एपीएस के वाकये का हम जिक्र करें या आप जो तो जनरल साहब फिर ऐसे में जब हम ये बात करते हैं टीटीपी से मुज़ाकरात की, जो हुए भी पहले भी 6-7 बार मुज़ाकरात हुए, कामयाब नहीं हुए, फिर हमने शुरू किए, अफ़गान तालिबान जो है वो उन्होंने सालिसी का किरदार अदा किया, यहाँ तक कि कहा कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल होगी अगर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ तो हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो पिछले दिनों आपने देखा कि पोलियो टीम के साथ मौजूद पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। तो वही मैं इक्का दुक्का वाक़यात की बात कर रही हूँ कि ये लोग तो पीछे से पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हम बात करने का सोचते भी क्यों है? क्या मजबूरी है जनरल साहब? देखिए, बात ये है, दोनों तरह के दलाइल मौजूद है। बिल्कुल, जो मुजरिम लोग हैं उन्होंने बड़े कत्ल किए, उन्होंने बहुत ज्यादतियां की, उनसे बात नहीं होनी चाहिए। आप किसी मुजरिम से, कातिल से कैसे बात कर सकते हैं? लेकिन ये भी हकीकत है कि वो हमारे मुल्क में, हमारे हाथ में नहीं है, वो किसी और जगह पे मौजूद है। और अगर वो दहशतगर्दी करते हैं और करते रहें तो जो लोग कहते हैं जी बात करें, वो ये कहते हैं कि आप क्या एक और एपीएस के वाक़े का इंतजार कर रहे हैं कि वो हो तो फिर आप कहेंगे कि जी आपने बात करनी। सो दोनों तरफ से बातचीत है, लेकिन चूंकि आपके हाथ में नहीं है, वो लोग बाहर हैं। हाँ, एक मौका दिया उनको सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तान के आइन और कवानीन के मुताबिक अगर चलना चाहते हैं तो बात करें, और उसमें कवानीन यही थे कि जिन लोगों ने जराइम किए हैं बड़े शदीद, उनकी कोई माफी नहीं। नेचुरली इन इस तरह की जब हम बात करेंगे तो मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो तो लाजमन अपने लिए आपसे कुछ अफगान तालिबान में इतनी सख्त है कि वो इन छोटे छोटे ग्रुप्स को काबू कर सकें। टीटीपी अगर कार्रवाई करती है, टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। मेरा अपना अंदाजा है कि अफगान तालिबान हमसे दोगली गेम खेल रहे हैं। हाँ। वो उनके अंदर इनके लिए एक नरम गोशा मौजूद है, वरना बातचीत की बात क्यों करें? बड़ी सीधी सी बात है, जब आपने लिख के एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया जिसमें आपने कहा कि इन लोगों को यहां से हम नहीं करने देंगे कोई भी दहशतगर्दी किसी के खिलाफ, तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी है। अब बातचीत की तजवीज कैसे लेके आ गए? लेकिन आपकी मजबूरी यही है कि वो लोग आपके हाथ में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल अमजद शुएब साथ थे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।